हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं अपनी प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट। और आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सो गाइज, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से हम पहले 2 सेशंस में 20-40 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, राइट। तो आज हम 40 से आगे और 20 क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले के सेशंस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से नहीं देखे हैं, नहीं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, तो वो ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे चाहूँगी गाइज कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा। मैं आपके आगे क्वेश्चन को रखूँगी, स्लाइड आपके पास क्वेश्चन की आएगी, मैं क्वेश्चन को रीड आउट करूँगी, आप अपना आंसर लिखिएगा और फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगी, तो आप अपना आंसर उससे मैच कीजिएगा। एट द एंड ऑफ द सेशन आप अपना स्कोर कैलकुलेट करके हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइज, इन केस आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, डजेंट मैटर, अभी आज मिस्टेक करेंगे तो आप कल को एग्ज़ाम में इम्प्रूव करेंगे, एग्ज़ाम में वो मिस्टेक नहीं करेंगे। गाइज, ये सीरीज़ आपके लिए इसीलिए ही चलाई गई है ताकि आप आज मिस्टेक करें और एग्ज़ाम में आप वो मिस्टेक करने से बच जाएं। ठीक है, तो निराश नहीं होना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी बात है, आज जितनी मिस्टेक करेंगे वो अच्छा है, क्योंकि मिस्टेक हमारी मेमोरी पावर में आ जाती है। हमें याद रहता है कि हाँ, पिछली बार मैंने ये मिस्टेक की थी तो इस बार मुझे ये नहीं करनी है, तो एग्ज़ाम में हम उससे बच जाते हैं। ठीक है गाइज़, शुरू करने से पहले गाइज़ मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है, जिसमें आपको डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और गाइज़, अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का, तो उसमें आपके लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और रेगुलर बेसिस पे रिविजन भी करवाई जाती है। फिर गाइज़, हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है। ये बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है गाइज़। आपको बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जाएगी। बेसिक से इसलिए करवाया जा रहा है गाइज ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। फाउंडेशन बिल्डअप होगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इम्प्लाइज योर अंडरस्टैंडिंग विल बूस्ट अप, और अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट यूपीएससी डिमांड्स। सो गाइज, आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता जब आपकी अंडरस्टैंडिंग एक सॉलिड तरीके से हो जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक से रिलेटेड। सो इसीलिए ये बैच बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और गाइज, हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, जिसमें आपके लिए एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है। उसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऑल डे लॉन्ग आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, और रात को 8 बजे आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो एनालिसिस दिया जाता है और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं। और गाइज, हमारा मेंस का पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपके क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और गाइज, जो इवैल्यूएशन है वो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, मीन्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही ये बैच सूटेबल है। और गाइज, मेंस आंसर राइटिंग आपको बिल्कुल पहले शुरू से बेसिक से करानी शुरू करेंगे, सो दैट आप उसमें आपको अच्छे से पता चल जाए किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है, और धीरे धीरे आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाके बिल्कुल मेंस रेडी बना दिया जाएगा। सो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अपना आज का प्रीलिम्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। First question of the day is, from the 3rd century AD, when the Hun invasion ended the Roman Empire, the Indian merchants relied more and more on the। ईसा की 3री शताब्दी में, जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। ऑप्शन ए, अफ्रीकन ट्रेड, अफ्रीकी व्यापार पर। ऑप्शन बी, वेस्ट यूरोपियन ट्रेड, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर। ऑप्शन सी, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। और ऑप्शन डी, मिडल ईस्टर्न ट्रेड, मध्य पूर्वी व्यापार पर। सो गाइज, जब रोमन एम्पायर एंड हुआ था ह्यूमन इन्वेजन के बाद, तो इंडियन मर्चेंट्स किस पे रिलाय हो गए थे? साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पे, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन गाइज है ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइज। गाइज, मैंने आपको हर एक क्वेश्चन के साथ
सॉरी आंसर के साथ आपको एक एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, सोल्यूशन दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और आपको कोई क्वेरी आती है तो आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोइंग पर्सन्स केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन क्या है कि क्रोनोलॉजिकल और सीक्वेंस में हमें लगाना है उनकी विजिट कब कब हुई थी, मतलब कौन पहले आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद इस तरीके से निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, तो सबसे पहले कौन आया और बाद में कौन आया, हमें एक कालानुक्रम में उनको लगाना है। फर्स्ट इज फाइयान, सेकंड इत्सिंग, थर्ड मेगास्थीन्स एंड फोर्थ ह्यूनसैंग। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शंस हमें दिए गए हैं 3, 1, 2, 4, ऑप्शन बी 3, 1, 4, 2, ऑप्शन सी 1, 3, 2, 4 और ऑप्शन डी 1, 3, 4, 2। ठीक है, तो गाइज हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 3, 1, 4, 2। सबसे पहले मेगास्थीन्स आए थे, उसके बाद फाइयान आए थे, देन ह्यूनसैंग और लास्ट में इत्सिंग। हमें इत्सिंग की विजिट देखने को मिली थी, इत्सिंग सबसे लास्ट में आए थे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस हमें बताता है, तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following was initially the most powerful city state of India in the 6th century BC? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी और ऑप्शन डी मगध। तो 6th century BC में पूछा गया है हमसे कि सबसे ज़्यादा जो ताकतवर देखने जाने वाला ताकतवर जो नगर था वो कौन सा था, तो वो था गाइस ऑप्शन डी मगध। मगध हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उस टाइम पे जो हमारे 16 महाजनपद भी थे उसमें भी इनमें से मगध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मगध। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडो-लॉज किंगडम set up in North Afghanistan in the beginning of the 7th century BC was। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ऑप्शन ए बैक्ट्रिया, ऑप्शन बी स्काइथियंस, ऑप्शन सी जेड्रेसिया और ऑप्शन डी आर्या। ठीक है, तो नॉर्थ अफगानिस्तान से कौन से आए थे बिगनिंग में, 2nd century BC के बिगनिंग में कौन आए थे, सेटअप हुए थे जिन्होंने इंडोलॉस किंगडम को वहाँ पे स्थापित किया था, तो वो थे ऑप्शन ए बैक्ट्रिया। ठीक है, बैक्ट्रिया क्या थी, जो ईरानियन पीपल थे, मतलब ईरान से जो लोग थे उनकी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन को बैक्ट्रिया बोला गया था। तो बैक्ट्रियंस थे जो बैक्ट्रिया आए थे और उन्होंने इंडोलॉस किंगडम्स की स्थापना की थी इंडिया में। सो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म आर्यन डिनोट्स। आर्य शक्ति आर्य शब्द इंगित करता है ए एन एथनिक ग्रुप, नृजाति समूह को, बी अ नोमैडिक पीपल, यायावरी जन को, सी भाषा समूह को अ स्पीच ग्रुप और डी अ सुपीरियर रेस श्रेष्ठ वंश को। तो आर्यन जो हमें टर्म देखने को मिलती है, ठीक है, हम बोलते हैं ना आर्यंस आए थे, हमने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा है, तो वहाँ पे जो आर्यंस थे वो क्या डिनोट करते हैं कि आर्यंस का मतलब क्या था, किस लिए उनको आर्यन बोला गया था। तो आर्यन का यहाँ पे मतलब है, आर्यन डिनोट करता है अ स्पीच ग्रुप। वो क्यों बोला गया है स्पीच ग्रुप, क्योंकि एक लिंग्विस्टिक टर्म है आर्यन। और किसकी स्पीच ग्रुप थी ये, इंडो यूरोपियन ओरिजिन। ठीक है, उनको आर्यंस बोला गया था। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट्स हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड
ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी भड़ोच, ऑप्शन सी कल्याण और ऑप्शन डी कैम्ब्रे। तो जो नॉर्थ इंडियन ट्रेड था वो कौन से पोर्ट से जाया करता था? तो कौन से पत्तन से जाया करता था? तो वो है ए ताम्रलिप्ति। जो गुप्ता का ट्रेड, गुप्ता पीरियड में जो नॉर्थ इंडियन ट्रेड होता था वो ताम्रलिप्ति पोर्ट से किया जाता था सबसे ज़्यादा। और ताम्रलिप्ति पोर्ट कहाँ पे था? बे ऑफ बंगाल के वहाँ पे एक सिटी थी ताम्रलिप्ति, तो उसी के नाम पे पोर्ट रखा गया था और वहाँ से जो है ट्रांसपोर्टेशन होता हुआ दिखता था हमें। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये अब हमारा है एक एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन, मतलब कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है हमारा। एजर्शन इज द अहम एंड पुरम पोएम्स ऑफ द पदिनेन किलकनक्कू ग्रुप formed a continuation of the संगम composition। पांडिनेन किलकनक्कू समूह की अहम एवं पुरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। रीजन क्या है? दे वर इंक्लूडेड अंडर द पोस्ट संगम वर्क्स एज अगेंस्ट द संगम वर्क्स प्रॉपर। उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। अब इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो गाइज हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कि दोनों ए और आर जो हैं वो बिल्कुल सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सही उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलती है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से गाइज हमारा एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कथन और कारण का। तो असर्शन है द एम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा, प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरलिस्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। रीजन क्या दिया गया है? कल्टीवेशन इन्वॉल्व्ड किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। अब हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, मतलब आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे है ऑप्शन ए। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, again an assertion reasoning question guys. Assertion is the origin of feudal system in ancient India can be traced to military campaigns। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था मतलब फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। रीजन देयर वॉज कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी
बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण, सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, कि ए गलत है परंतु आर हमारा सही है। तो गाइज यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दोनों ए और आर सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। मतलब जो एजर्शन है और जो रीजन है, रीजन जो है वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसीलिए आर जो है उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन assertion reasoning. Assertion: अशोक एनेक्स्ड कलिंग टू द मौर्यन एम्पायर। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। रीजन क्या है? कलिंग कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया। कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत है। और डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गाइज ऑप्शन ए, कि ए और आर दोनों सही हैं, बोथ आर ट्रू, और आर उसका सही एक्सप्लेनेशन, सही स्पष्टीकरण है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अब गाइज यहाँ पे यूं कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि इसमें क्या दिया है, अशोक एनेक्स्ड कलिंग टू द मौर्यन एम्पायर। तो कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर में कलिंग का जब वॉर अशोक ने जीता था तो उसके बाद उसने सब कुछ त्याग दिया था, लड़ाई वगैरह त्याग दी थी। ठीक है, पीस के तरफ वो उसने अपना हाथ बढ़ाया था, पीस की तरफ उसने अपने आप को ट्रांसफर शिफ्ट किया था अपनी मेंटालिटी को। लेकिन कलिंग वॉर तो उन्होंने जीता तो था ही, तो जब वो जीत लिया था तो वो मौर्यन एम्पायर में जुड़ गया था। तो इसीलिए कलिंग को अशोक एम्पायर का ही पार्ट माना जाएगा। बेशक से उसके बाद उन्होंने वॉर को गिव अप कर दिया था, लेकिन फिर भी कलिंग उसका पार्ट है। इसीलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ऑप्शन ए, ग्रीक्स, ग्रीकों द्वारा। ऑप्शन बी, शाकाज, शाकों द्वारा। ऑप्शन सी, पार्थियंस, पार्थियनों द्वारा। और ऑप्शन डी, मुगल्स, मुगलों द्वारा। तो मिलिट्री गवर्नरशिप सबसे पहले इंडिया में कौन लेकर आया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है ऑप्शन ए, ग्रीक्स। ग्रीक्स ने सबसे पहले मिलिट्री गवर्नरशिप को इंट्रोड्यूस किया था। राइट, सबसे पहले उन्होंने ही गवर्नर्स अपॉइंट करने शुरू किए थे और उन गवर्नर्स को वो बोलते थे स्ट्रेटेगोस। राइट, तो हमारा ऑप्शन ए, ग्रीक्स, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन ए, नंद। ऑप्शन बी, मौर्य। ऑप्शन सी, शुंग। और ऑप्शन डी, कण्व। ठीक है, तो इसमें से किसका शासन देखने को मिलता था हमें जब अलेक्जेंडर ने हमला किया था, अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था? तो उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नंद। नंद डायनेस्टी उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में हमें रूल करने को देखने को मिलती थी। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू वर नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉयसाला मूवमेंट्स आर फाउंड इन। हॉयसल स्मारक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, हम्पी एंड हॉस्पर, हम्पी और हेलीबिड में। ऑप्शन बी, हेलबिड एंड बेलूर, हेलबिड और बेलूर में। ऑप्शन सी, मैसूर एंड बैंगलोर, मैसूर और बैंगलोर में। और ऑप्शन डी, श्रृंगेरी एंड धारवाड़, श्रृंगेरी और धारवाड़ में।
तो गाइज होयसाला मूवमेंट्स हमें मॉन्यूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं हेलबिड और बेलूर में। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हेलबिड और बेलूर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे 2 क्यों दी गई है, क्योंकि सबसे पहले उसको जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको पहले बेलूर में बनाया गया था, बेलूर में लोकेशन थी उनकी, उसके बाद उनकी लोकेशन शिफ्ट करके मूव करके हेलबिड में शिफ्ट कर दिया था। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी हेलबिड एंड बेलूर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए द हड़प्पन सिविलाइजेशन, पेंटेड ग्रेवियर, हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृदभांड। ऑप्शन बी द कुशान्स, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, कुषाण गंधार कला शैली। ऑप्शन सी द मुगल्स, अजंता पेंटिंग्स, मुगल अजंता चित्रकारी। और ऑप्शन डी द मराठास, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, मराठा पहाड़ी चित्र शैली। तो इसमें से गाइज हमें क्या बताना है, यहाँ पे अंडरलाइन करना है करेक्टली मैच्ड, कि सही जो सुमेलित है हमें वो बताना है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है वो है ऑप्शन बी द कुशान्स गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो ये गाइस हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि पेंटेड ग्रेवियर हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं बल्कि लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे से बिलोंग करता है। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे पेंटेड ग्रेवियर हमें देखने को मिलता था। ऑप्शन सी द मुगल्स अजंता पेंटिंग्स जो बोला गया है, तो अजंता पेंटिंग्स मुगल पीरियड से नहीं बल्कि गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती हैं, राइट। और ऑप्शन डी द मराठास, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग मराठास के टाइम पे नहीं बल्कि मुगल के टाइम पे हमें देखने को मिलती थी। तो मुगल शासन काल में पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग थी, ना कि मराठास के टाइम पे। तो इसीलिए गाइस हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है द कुशान्स। कुशान्स में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट हमें देखने को मिलता था, उन्हीं के टाइम पे एग्जिस्ट करता था, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गाइज हमारा फिर से असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, हर्षवर्धन कन्वेन्ड द प्रयाग असेंबली, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। और रीजन क्या है, ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, वह बौद्ध धर्म की केवल महायाना शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। ऑप्शंस गिवन हैं गाइस, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की करेक्ट सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसकी करेक्ट सही स्पष्टीकरण नहीं है या सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये गाइज इसलिए क्योंकि हर्षवर्धन ने प्रयाग असेंबली कन्वेन की थी, लेकिन सिर्फ महायान बुद्धिज्म पॉपुलराइज करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को खुद को भी वहाँ पे पॉपुलराइज करने के लिए, अपने आप की प्रसिद्धि के लिए किया था। उन्होंने प्रयाग असेंबली को कन्वे किया था, संगठन उसका बनाया था, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द चोल किंग्स कॉन्कर्ड सीलोन, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। ए आदित्य वन, आदित्य प्रथम, बी राजराज वन, राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र और डी विजयाल्या। ठीक है, तो गैस सीलोन को जिसने कॉन्कर किया था वो थे राजेंद्र, राजराज वन के जो बेटे थे राजेंद्र, उन्होंने सीलोन को कॉन्कर किया था। और सीलोन गाइस किसका एंशिएंट नेम है, श्रीलंका का, जिसको हम आज श्रीलंका के नाम से जानते हैं, वो पहले सीलोन के नाम से एंशिएंट टाइम पे जाना जाता था। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, राजेंद्र।
Now moving on to our next question. Who among the following presided over the Buddhist council during the reign of कनिष्क एट कश्मीर? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए पार्श्व, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी शूद्रक और ऑप्शन डी वासुमित्र। तो किसने करी थी? जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये जो कश्मीर में हुई थी, जिसमें कनिष्क रेन कर रहे थे, ठीक है, कनिष्क का शासन देखने को मिलता था हमें उस टाइम पे शासनकाल में। तो वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, और ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये महायान और हीनयान जो बुद्धिज्म थे उनको डिवाइड करने के लिए की गई थी, डिवाइड हुआ था उनका। तो इनको जो प्रिसाइड किया था, जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के उस टाइम पे काउंसिल के, वो थे डी वासुमित्र। वासुमित्र और अश्व घोष दोनों ने मिलके वहां पे प्रिसाइड किया था उस काउंसिल को। तो हमारा यहाँ पे गाइस ऑप्शन डी वासुमित्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? ए काऊ गाय, बी एलिफेंट हाथी, सी राइनोसेरस गैंडा और डी टाइगर बाघ। तो इनमें से किसको नहीं दर्शाया गया था, या किसको जो हड़प्पन कल्चर में सील्स या आर्ट था उस पर नहीं देखा गया था, कौन से एनिमल को? तो यहाँ पे हमारा गाइज नॉट दिया गया है, तो ध्यान से देखना है, नॉट रिप्रेजेंटेड, ठीक है, किसको नहीं दर्शाया था? तो वो है ऑप्शन ए काऊ। बुल था गाइज, बुल को दर्शाया गया था लेकिन काऊ को नहीं दर्शाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट वन जो और विद लिस्ट टू, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है हमें। लिस्ट वन में एंशियंट साइट दी गई है, मतलब प्राचीन स्थल दिए गए हैं, और लिस्ट टू में आर्कियोलॉजिकल फाउंटेन दी गई है, पुरातत्वीय खोज दी गई है। ए लोथल, बी कालीबंगन, सी धोलावीरा और डी बनावली, ठीक है। और लिस्ट टू में क्या दिया गया है? वन प्लोड फील्ड जुता हुआ खेत, टू डॉकयार्ड गोदी बाड़ा, थ्री टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, और डी एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ दी हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। अब हमें कुछ कोड्स दिए गए हैं गाइस, कोड्स क्या हैं? ऑप्शन ए वन, B2, C3, D4, ऑप्शन बी A2, B1, C4, D3, ऑप्शन सी A1, B2, C4, D3 और ऑप्शन डी A2, C1 सॉरी B1, C3, D4। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है जिसमें करेक्ट कोड्स मैच किए गए हैं वो है ऑप्शन बी A2। लोथल में हमें डॉकयार्ड देखने को मिलता था, ठीक है, गोदी बाड़ा जिसे कहते हैं। B1 कालीबंगन में प्लॉड फील्ड थी, जुता हुआ खेत था। C4 धोलावीरा में एक इंस्क्रिप्शन थी कम, जिसमें 10 लार्ज साइज साइंस थे हड़प्पन स्क्रिप्ट के, ठीक है, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख था। और ऑप्शन डी बनावली जो है, डी किससे मैच था? इससे 3 से, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो हमारा यहाँ पे गाइस ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Now, moving on to your last question of the day. Which one of the following statements is not correct? Guys, ध्यान देने का है यहाँ पे, not correct, ठीक है, अंडरलाइन करना है not correct को। ऑप्शन ए, the statue of Gomateshwara at Shravan Belagola represents the last तीर्थंकरा of Jains. श्रवण बेलगोल स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकार को दर्शाती है।
ऑप्शन बी, इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी, खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट अंडर चंडेल किंग्स। खजुराहो के मंदिर चंडेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। और ऑप्शन डी, होयसालेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिव। होयसालेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो हमें क्या बताना है कि स्टेटमेंट जो नॉट करेक्ट मतलब कि गलत है, ठीक है, गलत कथन हमें यहाँ पे बताना है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो ऑप्शन ए है वो गलत है। जो गोमतेश्वर का हमें स्टैचू देखने को मिलता है वो किस लिए था? जो जैन डीटी थे एक बाहुबली, उनको दर्शाने के लिए था। जैन डीटी बाहुबली को, ना कि लास्ट तीर्थंकरा को दर्शाने के लिए था, राइट। तो इसीलिए हमारा गाइस ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, और हमें करेक्ट नहीं बताना था, तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, राइट गाइस। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस। विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर। आप गाइस अपने स्कोर्स को कैलकुलेट करके, अपने मार्क्स कैलकुलेट करके हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर गाइस। एंड करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं, तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है guys, जिसमें आपको डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का, तो उसमें आपके लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाई जाती है रेगुलर बेसिस पे। फिर गाइज हमारे जीएस का प्री प्लस मेंस बैच भी रन कर रहा है। उस बैच में आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाई जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाएगी गाइज कि आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। सो हाईली रिकमेंडेड बैच ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और गाइज हमारा मेंस आंसर राइटिंग का बैच भी रन कर रहा है, जिसमें एक फ्री सीरीज चलाई गई है आपके लिए। आपको उसमें टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और नाइट में 8 PM पे आपको उनका वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ्स दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइज हमारा मेंस आंसर राइटिंग का ही एक पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और बिल्कुल ज़ीरो से मेंस की प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। मेंस रेडी किया जाएगा, हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपकी आंसर कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और इवैल्यूएशन गाइज दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद दिस वी एंड अप दिस लेक्चर हियर गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।